तो बढ़िया हो सारे। तो दोस्तों जैसे हिस्ट्री स्पेशल चली हुई थी, क्लास 12th की हिस्ट्री है, थीम फर्स्ट है, थीम फर्स्ट का चैप्टर नंबर सेकंड, और हमने 3-4 पार्ट इसका अपलोड कर भी दिए। आज का जो पार्ट है ये इसकी मतलब हर पार्ट में दो दो डेफिनेशंस जो है वो हम कंप्लीट करते हैं। दो टॉपिक किसी भी चैप्टर के, मतलब चैप्टर के 2 पॉइंट एक वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है, टेंशन ना लो। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारी हेडिंग रहेगी, हेडिंग नंबर 4। हमारा चैप्टर है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। किंग्स राजा, फार्मर किसान, और टाउन्स का मतलब नगर, राजा, किसान और नगर, ठीक है। ये चैप्टर चला हुआ था आपका, और इस चैप्टर में आज ये 4th या 5th पार्ट चैप्टर का है, और इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप का मतलब है राजाओं के राजधर्म। राजधर्म का क्या मतलब है सर? किंगशिप का मतलब होता है राजधर्म, राजा के सिद्धांत, राजा के प्रिंसिपल्स, ठीक है। राजा कहते हैं आप किस सिद्धांत पे कार्य करते हो, आपका राजधर्म क्या है। जैसे एक पुलिस है, पुलिस का राजधर्म क्या है? लोगों की सेवा करना, लोगों की सुरक्षा करना। तो ऐसे ही राजा के जो सिद्धांत है, राजा के जो किंगशिप है, ठीक है, राजा के जो सिद्धांत है, राजधर्म है, उसके क्या क्या राजधर्म है। पब्लिक को, अपनी प्रजा को किस तरह से खुश रखेगा, ठीक है, पब्लिक में कैसी मतलब कैसी फैसिलिटीज पब्लिक को देगा, राजा अपनी प्रजा को किस तरह से निसंकोच और किस तरह से निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, पब्लिक के लिए क्या क्या फैसिलिटीज करेगा, ये सारी की सारी चीजें राजधर्म कहलाती है, ठीक है। यानी कि राजा का धर्म क्या है, राजा का धर्म यानी कि राजधर्म, और राजधर्म को इंग्लिश में बोलते हैं किंगशिप। क्या बोलते हैं? किंगशिप, राजा के जो राजधर्म थे। अब आप समझ सकते हो, अगर आप एक गांव के प्रधान हो तो आपके राजधर्म क्या होंगे? आपका राजधर्म होगा कि आप अपने गांव में तरक्की करोगे, अपने गांव में सुधार करोगे, अपने गांव का डेवलपमेंट करोगे, ठीक है, यही तो है। इसी तरह राजा था, राजा के किंगशिप, राजा के राजधर्म क्या कहते थे कि राजा अपने साम्राज्य के अंदर डेवलपमेंट करे, विकास करे, अपने साम्राज्य को बढ़ावे, यानी कि अपने साम्राज्य का विस्तार करे, और साम्राज्य के अंदर जो प्रजा है राजा की, अपनी प्रजा को खुश करे, प्रजा की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करे, ठीक है। ये उसके बाद में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन करे रखे हैं। ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स बना रहे हो ना तो इन पॉइंट्स को ही आप लोग याद करो, इनसे बार एग्जाम में कुछ भी नहीं होगा। ये मैंने ढंग से तरीके से चैप्टर को निचोड़ कर नोट्स बना रखे, आप इन नोट्स की हेल्प से इस चैप्टर को अपना काफी मजबूत और काफी मतलब स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अब हम उसके बाद में हम बात करते हैं न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। यहाँ पर लिखा है बाय द 2nd सेंचुरी BCE। अगर हम 2री शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें, न्यू चीफडम्स एंड किंगडम्स, यानी कि कुछ सरदारी और कुछ किंगडम्स, प्रांतों का उदय हुआ था। चीफडम का मतलब होता है सरदार और सरदारी, ठीक है। सरदार समझते हो ना, बदमाशों का सरदार हुआ करता था, ठीक है, ये तो वही सरदार, ठीक है। कुछ सरदार और सरदारियों का स्टार्टिंग हुई, उनका उदय हुआ था, ठीक है। चौथी यानी इसने कहा कि 2nd सेंचुरी, 2री शताब्दी ईसा पूर्व, कुछ चीफडम्स, कुछ सरदार यानी कुछ सरदार और सरदारियों का उदय हुआ। किंगडम्स, कुछ नए प्रांत निखर कर सामने आए। मर्ड इन सर्वल पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इन्होंने कहा कि जो उपमहाद्वीप है, उपमहाद्वीप में कुछ नए प्रांत सामने आए, और कुछ सरदार एवं सरदारी जैसी प्रथाएं भी सामने आई थी, ठीक है। ये उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दिस डेवलपमेंट वाज मेनली सीन इन द दक्कन, ठीक है। यानी कि जो ऐसे डेवलपमेंट थे, जो ऐसे विकास कार्य थे, वो देखे गए थे दक्कन ट्रैप पे। कहां पे? दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप क्या है सर? दक्कन ट्रैप देखो ये क्या है, ये आपका साउथ इंडिया है, ये आपका साउथ इंडिया है। तो साउथ इंडिया का जो ये पार्ट है ना, ये वाला साउथ इंडिया है, इसको बोलते हैं दक्कन ट्रैप। क्या बोलते हैं? दक्कन ट्रैप, दक्कन का पठार, ठीक है ये। तो यहाँ पे अब हम इसकी बात करेंगे, इस वाले की जो पठारी भाग है इंडिया का, वो एरिया जहां प्लेट्यू एरिया है, प्लेट्यू रीजन। जैसे इधर वेस्ट में भी प्लेट्यू एरिया है, साउथ में तो सारे को प्लेट्यू एरिया है। तो ऐसे कहा कि दिस डेवलपमेंट, ऐसे विकास कार्य दक्कन ट्रैप पर देखे गए थे, एंड फर्दर साउथ यानी कि जो साउथ में थे ज्यादातर, इंक्लूडिंग द चीफडम्स, और कुछ सरदार और सरदारी जैसे जो मतलब जो प्रथाएं थी, जो प्रचलन में थी उस टाइम पे, वो सामने आई थी। कहां पे? ऑफ द चोलाज, चेराज एंड पांड्याज। साउथ इंडिया के अंदर कुछ वंश सामने आए थे जो सरदार और सरदारी जैसी प्रथाओं से प्रेरित थे। यानी कि यहाँ पे सरदार और सरदारियां चला करती थी, यहाँ पर राजा नहीं थे। राजा और सरदार में फर्क हो, ठीक है। राजा क्या होता है? राजा अपनी पब्लिक से टैक्स वसूल करता है, राजा अपनी पब्लिक से टैक्स लेगा, रेवेन्यू लेगा। लेकिन जो सरदार होता था, सरदार केवल और केवल उन्हीं से उपहार, उन्हीं से गिफ्ट लेता है जो उसके प्रिय होते हैं, और उन गिफ्ट्स को लेकर सभी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ये फर्क है राजा में और सरदार में। क्या फर्क है? तो ये मेन फर्क है, क्योंकि राजा रेवेन्यू लेता है सभी से, और जो सरदार है, चीफडम्स जो है, वो किसी से रेवेन्यू नहीं लेते, बल्कि जो गिफ्ट में आया रहता है उनको ही डिवाइड करते हैं, शेयर करके बांट के खाते हैं उसको ही, ठीक है। तो सर आपकी नजरों में किंग्स बढ़िया हुए या फिर चीफडम सरदार या सरदारी अच्छी हुई? तो हमारी नजरों में सरदार या सरदारी ही अच्छी है, ठीक है ये। लेकिन कुछ जगह ऐसा था कि सरदार भी गलत थे, कुछ जगह राजा भी गलत हुए, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे लिखा कि साउथ इंडिया के अंदर कुछ अलग अलग वंश देखने को मिले, जिसमें आपका चोल वंश है, चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश। ये साउथ इंडिया के वंश थे। सर कहाँ थे ये? तो ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल का जो एरिया है, जिसको प्राचीन लैंग्वेज में तमिलकम के नाम से फेमस था। किसके नाम से? तमिलकम। तमिलकम का मतलब है केरल,
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का रीजन, इसको मिलाकर हम तमिलकम बोलते थे। तो ऐसा सिस्टम था यहाँ पे, और ये कुछ वंश वहां पे पाए गए, ठीक है। यह कहाँ, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला के अंदर ये वंश थे, लेकिन वंश थे, इनके अंदर राजा नहीं था। चोल वंश, चेराज और पांड्य वंश जो थे, इनके अंदर सरदार और सरदारी जैसी प्रथाएं थी, ठीक है। ये उसके बाद लिखा इन तमिलकम, तमिलकम मैंने बता दिया क्या है, तमिलकम तमिलनाडु का ही पुराना नाम है, और तमिलकम के अंदर आता है आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु। ध्यान रखना, तमिलकम के अंदर आते हैं आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु, विच इंक्लूड पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश, जो आज के टाइम पे आंध्र प्रदेश हुआ, केरला हुआ एंड तमिलनाडु हुआ। उन्हीं को पुराना नाम क्या था, उनका पुराना नाम था क्या, तमिलकम। तमिलकम प्रोवाइड टू बी स्टेबल एंड प्रोस्पेरियस, ठीक। ये नेक्स्ट, तो आपसे पूछा जाएगा सरदार और सरदारी जैसी प्रथाओं वाले जो प्रांत थे वो कहां देखे गए, तो वो तमिलकम नामक क्षेत्र में देखे गए थे। तमिलकम क्या है सर, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु को मिलाकर ही तमिलकम बनाया जा, और ये वंश वहीं पे थे। कौन कौन से, चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश, ठीक है। ये इनके अंदर चीफ एंड चीफडम्स चला करता था, सरदार और सरदारी हुआ करती थी। सरदार क्या होता है सर, सरदार देखो, अब सरदार होता है कि एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप का जो हेड बनेगा, लोगों का एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप का जो हेड होगा, जो अपना ऑर्डर चलाएगा, वो होता है सरदार, ठीक है। सरदार अगर देखा तो जेनेटिक भी था, एक वंश का आदमी, एक ही कुनबे, एक ही परिवार का आदमी भी सरदार बन सकता था, और उससे अलग भी सरदार बन सकता था। सरदार का काम होता है जब युद्ध में सेना को लेकर जाती है तो सरदार सबसे आगे रहता है, ठीक है। यानी कि कमांडर कहते हैं ना, कमांडर जो मतलब जिसके पीछे सेना चलती है, उसी को बोलते हैं सरदार एक तरह से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मैनी चीफ्स एंड किंग्स, बहुत सारे, यानी कि मैनी चीफ्स, बहुत सारे सरदार एंड किंग्स और राजा, इंक्लूडिंग द सातवांश, ठीक है। सातवांश इंक्लूड थे इसमें, सातवांश एक वंश था, सातवान वंश, सातवान डायनेस्टी, सातवान हु रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। इन्होंने कहा कि कुछ सरदार और राजाओं जैसी प्रथाएं थी भारत में, और ये कहां थी, ये कहां, ये सातवान वंश की थी सर। सातवान डायनेस्टी कहां थी, तो ये भारत का जो वेस्टर्न इंडिया है ना, गुजरात वाला जो रीजन है, उसमें थी ये सातवान वंश, ठीक है, सातवान। और सातवान का जो संस्थापक था वो सिमुक था, ठीक, ध्यान रखना, फाउंडर सिमुक। तो सातवान वंश कहां था, सातवान वंश वेस्ट इंडिया में था, हु रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ वेस्टर्न, जो भारत के वेस्टर्न पार्ट पे रूल कर रहा था, एंड सेंट्रल इंडिया, और भारत का जो मध्य प्रांत है उस पर भी रूल कर रहा था। यानी कि उस टाइम पे जब सरदार और सरदारी जैसी प्रथाएं थी, तो सातवान वंश भारत पर, सातवान वंश, सातवान डायनेस्टी इंडिया के वेस्टर्न पार्ट और मिडिल सेंट्रल पार्ट पर रूल कर रहा था। एंड द सकाज, और अगर शक की बात करें, शक वंश, शक डायनेस्टी, अ पीपल ऑफ सेंट्रल एशिया ओरिजिन, जिनका उत्थान कहां से हुआ था, जो सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है। जो शक थे, शक शासक रुद्रदामन का नाम आपने सुना होगा, सुदर्शन झील बनवाई थी उसने, ठीक है। तो ये सका है, सका डायनेस्टी। तो शक वंश जो थे ये कहां के थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। ओरिजिन हु स्टेबल्ड किंगडम्स इन द नॉर्थ वेस्ट, और ये भारत माए और भारत माँ के इन्होंने नॉर्थ वेस्ट का मतलब उत्तर और पश्चिम में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। कौन सी ने, शक डायनेस्टी ने, ठीक है। भारत के पश्चिम भारत में यानी कि वेस्ट इंडिया में किसका शासन था, तो वेस्ट इंडिया में सातवान वंश कायम था, सातवान डायनेस्टी। और भारत के नॉर्थ और वेस्ट में क्या थे, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर और पश्चिम में था आपका शक डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद लिखा है हु स्टेबल किंगडम्स इन नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और जो सब कॉन्टिनेंट यानी कि उपमहाद्वीप था, उपमहाद्वीप का भी जो वेस्टर्न पार्ट था यानी कि जो पश्चिमी भाग था, उस पर इन्होंने क्या किया, उस पर इन्होंने शासन किया। ड्राइव्ड रेवेन्यूज फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, ये किस लिए जाने जाते थे, तो ये जाने जाते थे लंबी दूरी का जो व्यापार होगा, यानी कि जो ट्रेड होगा ना, लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेड, उसमें ये लोग रेवेन्यू चार्ज करते थे। ये अगर आपसे पूछे सातवान वंश और शक वंश ये किस लिए फेमस थे, तो ये लंबी दूरी के जो मतलब एक तरह का टैक्स होता था, उस टैक्स को लेने में फेमस थे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जो इनकी इनकम होती थी वो टैक्स से ही होती थी, टैक्स और रेवेन्यू चार्ज करने में इनका नाम था, ठीक है। ये ज्यादा से ज्यादा टैक्स किससे लेते थे, बिजनेसमैन वगैरह से लेते थे, और लंबी लंबी दूरी के जो व्यापार मार्ग थे, जो ट्रेडिंग रूट था, उनसे टैक्स लेते थे, ठीक है। ये टैक्स के लिए फेमस है। और टैक्स कैसा लेते थे सर, तो ड्राइव्ड रेवेन्यूज फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का मतलब लंबी दूरी का व्यापार, जैसे एक देश से दूसरे देश में व्यापार करेंगे, इस तरह से, ठीक है भाई। ये इसका रिफ्लेक्शन आ रहा भाई इधर से, क्या करें इसका, एक सेकंड, आप 1 मिनट का टाइम दे बस, चलो कोई नहीं, ठीक है भाई। नेक्स्ट पार्ट जो आओगे ना उसमें कर देंगे हम थोड़ा सा स्टूडियो में, ठीक है। थोड़ी प्रॉब्लम सी आ रही लाइटिंग की वजह से, तो आप उसको इग्नोर करें, ठीक है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद में आता है आपका डिवाइन किंग। डिवाइन किंग सर, डिवाइन किंग क्या था, डिवाइन किंग का मतलब एक अद्भुत राजा, ठीक है, एक अद्भुत राजा। तो अद्भुत राजा की बात करें तो यहाँ पे लिखा है वन मीनिंग ऑफ चेमिंग हाई स्टेटस वॉज टू आइडेंटिफाई विद द वेराइटी ऑफ डाइट्स, यानी कि एक अद्भुत राजा जो अपने आप को देवी देवताओं की तरह प्रकट करते थे। यानी कि जो कुषाण वंश था ना,
कुषाण वंश के कुषाण डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो क्या थे, वो थे कन्फ्यूशियस। अगर पूछे कि कुषाण डायनेस्टी जो थी इसके फाउंडर कौन थे, कन्फ्यूशियस थे, कन्फ्यूशियस। और कुषाण वंश का सबसे फेमस रूलर कौन था, सबसे फेमस शासक वो था राजा कनिष्क, ठीक है, किंग कनिष्क। कनिष्क सबसे फेमस शासक था इसमें। तो आपको ये पता करना, हाई स्टेटस वाज टू आइडेंटिफाई विद अ वैरायटी ऑफ डाइट्स, ये अपने आप को, यानी कि जो डिवाइन किंग्स हुआ करते थे, कुछ राजा अपने आप को भगवान की तरह दिखाते थे कि पब्लिक में ज्यादा काम करते हैं, पब्लिक उनको पूज्य, उनके नाम की पूजा करे, उनके फोटो लगावे, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी मूर्तियां बनावे, ऐसे। तो मतलब राजा भी ऐसा सोचते थे, बिल्कुल ऐसा ही सोचते थे। और उनको ऐसे राजा जो अपने आप को भगवान की तरह रिप्रेजेंट करते थे उनको बोलते हैं डिवाइन किंग्स। कैसे डिवाइन किंग्स? वन मीनिंग ऑफ चेमिंग हाई स्टेटस वाज टू आइडेंटिफाई विद अ वैरायटी ऑफ डाइट्स। डाइट्स का मतलब होता है देवी देवताओं, ठीक है, डाइट्स का मतलब देवी देवता होता है। द कुषाण्स, अगर कुषाण वंश की बात करें, कुषाण वंश, अगर कुषाण वंश की बात करें तो कुषाण वंश यानी कि कुषाण डायनेस्टी का जो फाउंडर था जिसका नाम था कन्फ्यूशियस, ठीक है। कुषाण वंश का संस्थापक यानी हु वाज द फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी, ठीक है, हु वाज द फादर ऑफ कुषाण डायनेस्टी, राजा कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस इसके फाउंडर थे कुषाण डायनेस्टी के। और कुषाण डायनेस्टी का सबसे फेमस रूलर जो हुआ करता था जिसका नाम था कनिष्क, ठीक है, कनिष्क सबसे फेमस राजा था यहाँ का। तो इन्होंने कहा कि कुषाण वंश जो था इसके अंदर ये प्रथाएं थी, कुषाण वंश के जितने भी राजा थे वो अपने आप को डाइट्स की तरह रिप्रेजेंट करते थे। डाइट्स का मतलब देवी देवताओं की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे, भगवान की तरह रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, वैसी ही वेशभूषा, ऐसे ही उनके कारनामे, इस तरह से। उसके बाद हु रूल्ड ओवर अ वेस्ट किंगडम एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया फॉलोड दिस स्ट्रेटजी। और उन्होंने अपना साम्राज्य, यानी कि जो कुषाण डायनेस्टी थी, उन्होंने भारत पर शासन किया और अपना साम्राज्य बढ़ाया था। कहां से? फ्रॉम सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक, यानी कि सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से लेकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट का मतलब उत्तर और पश्चिम भारत तक उन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाया था। मध्य एशिया, मिडिल एशिया में रहते थे और कहां तक? वेस्ट इंडिया तक वो अपना जो साम्राज्य है, जो अपना किंगडम है, उसको एक्सटेंड करते रहे, उसको बढ़ाते रहे। और मैंने कहा ना कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर है कन्फ्यूशियस। और इसके सबसे फेमस रूलर कौन है? कुषाण डायनेस्टी के सबसे फेमस रूलर कनिष्क। और कनिष्क ने ही भारत में कुंभ मेलों की शुरुआत करी थी। कुंभ मेले आपने सुना होगा, कुंभ मेले, कुंभ एक तो होता है कुंभ, एक अर्ध कुंभ, एक महाकुंभ, ठीक है। ये तो कुंभ मेलों की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? कनिष्क को। और कनिष्क के दरबार में ही आर्यभट्ट नाम का एक खगोल शास्त्री हुआ करता था जिसने जीरो का ज्ञान कराया था, ठीक है। ये वो कहता है ना, जब जीरो दिया मेरे भारत को आर्यभट्ट के द्वारा। तो आर्यभट्ट कोई मैथमेटिशियन नहीं था, गणितज्ञ नहीं थे आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री थे, ध्यान रखना ये चीज भी। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया फॉलोड दिस स्ट्रेटजी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दे एडॉप्टेड द टाइटल। उन्होंने एक टाइटल थी, एक उपाधि को धारण करता जिसका नाम है देवपुत्र। अगर आपसे पूछा जाए देवपुत्र किस वंश के शासकों की उपाधि रही, तो देवपुत्र जो थी कुषाण वंश के शासकों की उपाधि रही। जो कुषाण डायनेस्टी थी, इनके जो शासक थे वो अपने आप को किस टाइटल से नवाजते थे? उनका टाइटल था देवापुत्र, यानी कि देवों के पुत्र, ठीक है, देवपुत्र। और देवापुत्र का मीनिंग क्या होता है? सन ऑफ गॉड, देव का पुत्र, भगवान का पुत्र, ठीक है। इंस्टॉल्ड कोलोजल स्टैट्यूज इन श्राइन्स। अब अगर हम यहां बात करें कोलोजल की, तो कोलोजल का मतलब प्रचंड का मतलब बहुत ज्यादा, और स्टैट्यूज का मतलब होता है मूर्तियां। और इन श्राइन्स की अगर बात करें, श्राइन्स का मतलब धार्मिक स्थल, यानी कि उन्होंने धार्मिक स्थलों पर अपनी बहुत ज्यादा मूर्तियां बनवाई थी। और इन्हीं के द्वारा मतलब बहुत सारे धार्मिक स्थलों पर अपनी भी मूर्तियां लगवाई गई, राजाओं की मूर्तियां और देवी देवताओं की मूर्तियां सबसे ज्यादा लगवाई थी कुषाण वंश के शासकों ने। और अगर मैं कुषाण वंश की बात करूं, कुषाण वंश, कुषाण डायनेस्टी, तो ये मात्र सत्तात्मक समाज के ऊपर डिपेंड थी, यानी कि यहाँ पे जो मदर है, मदर को ज्यादा प्रायोरिटी थी, माता की ज्यादा सेवा होती थी और माता को ही अपने घर की प्रधान, मतलब ये माना जाता था कि अब अगर जो माँ है यानी कि मदर का जो डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन है, ठीक है, बिल्कुल। यानी कि यहाँ पे पिता की पूजा कम करते थे, माता को सर्वोपरि मानते थे। किस वंश के शासक माता का सबसे ज्यादा सम्मान करते थे? अपनी माता का, अपनी मदर्स का, तो कुषाण डायनेस्टी के जो राजा हुए वो अपनी जो उनकी माता थी, अपनी माता की सच्ची मातृभक्ति से प्रेरित थे, ठीक है, अपनी माँ के कहने पर कुछ भी करते थे, सब पक्के थे ये, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री में इनका नाम है। उनके बाद में यहाँ लिखा है बाई द 4th century देयर इज एविडेंस ऑफ लार्ज स्टैट्यूज। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक बहुत बड़े एविडेंस, बहुत बड़े सबूत, यानी कि बहुत बड़े सबूत और परिणाम जो है वो बरामद हुए थे कहीं के स्टैट्यूज, मूर्तियों के, बहुत ज्यादा मूर्तियां बरामद हुई, इंक्लूडिंग ऑफ
सामंताज, सामंताज को इंक्लूड करा गया। सामंताज का मतलब होता है सामंत, सामंत प्रथा। सामंत आप सुनते हो, सामंत क्या है? सामंत जैसे दास वगैरह हो, नौकर वगैरह हो, इन तरह, ठीक है। मैन हु मेंटेन देमसेल्फ थ्रू लोकल रिसोर्सेज इंक्लूडेड कंट्रोल ओवरलैंड, जो ओवरलैंड पे कंट्रोल करते थे, सामंताज, ठीक है, सामंताज। और सामंत कौन थे? सामंत वो लोग थे जो राजाओं के बहुत करीब रहते थे। कहते हैं ना राजा के कुछ पर्सनल आदमी है, ठीक है, जैसे उसके साथ साथ, जैसे आज के टाइम पर मंत्री के साथ में 2-4 लोग रहते हैं, उसी के उसके फ्रेंड सर्कल के, उसके कोई ज्यादा करीबी कई साल तो उसके साथ में हो, ठीक है, ऐसे लोग, तो उनको सामंत बोलते हैं। तो इस समय राजाओं के साथ में भी सामंत रहा करते थे, और राजा सामंतों को बहुत सारे गिफ्ट वगैरह भी दिया करते थे। जमीन दे दी, फ्री में जमीन दे दी अपने सामंतों को, सामंतों ने फिर किसी और को दे दी, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट है दे प्रज्ञा, ठीक है, ये है दे प्राज्ञा और प्रस्थिति। दे प्राज्ञा प्रस्थिति ऑल्सो नोन एन इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। प्राज्ञा प्रस्थिति का मतलब है प्रज्ञा, ठीक है, प्राज्ञा नहीं है, ये प्रयाग प्रस्थिति। प्रयाग प्रस्थिति का मतलब प्रयागराज, प्रयागराज के अंदर एक इंस्क्रिप्शन पाया गया जिसका नाम था इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद का स्तंभ लेख, इलाहाबाद के अंदर एक स्तंभ लेख है, मैंने आपको बताया था स्तंभ लेख क्या होता है। एक खंबा होता है बहुत बड़ा, यानी कि एक लोहे का पिलर होता है, उस पिलर पर लोहे का भी होता है और पत्थरों के भी होते हैं। तो पत्थर का एक पिलर था इलाहाबाद के अंदर, उस पर सारी चीजें लिखी हुई थी। अगर पूछे इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद का जो स्तंभ अभिलेख है, ठीक है, वो किसके द्वारा लगवाया गया था? तो इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख कुषाण वंश के शासकों के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। ये तो ये लिखा हुआ है ऑल्सो नोन एज इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो किसको इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन कहा जाता है? ठीक है, प्रयाग प्रस्थिति। और यहाँ पे लिखा है द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता, ठीक है, द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता। ओहो, अच्छा, ये है कंपोज्ड इन संस्कृत। इन्होंने कहा कि जो ये इलाहाबाद का अभिलेख है ना, इलाहाबाद का जो पिलर अभिलेख है, स्तंभ लेख, इस पे संस्कृत में लिखा गया है, कंपोज्ड ऑन संस्कृत, संस्कृत पर लिखा गया। और किसके द्वारा? बाई हरिशैन के द्वारा। और हरिशैन की अगर बात करें, हरिशैन कौन था सर? हरिशैन एक दरबारी कवि हुआ करता था। किसका दरबारी कवि था हरिशैन? तो हरिशैन जो दरबारी कवि हुआ करता था, यानी कि कोर्ट के अंदर पोएट जो था, ये समुद्रगुप्त का था, राजा समुद्रगुप्त। और आपको पता है कि समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। हु वॉज नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है, समुद्रगुप्त, ठीक है, गुप्त वंश के अंदर था ये। उसके बाद में है एनी एग्रीगेबली द मोस्ट पावरफुल, एग्रीगेबली है ARGUABLY, एग्रीगेबली द मोस्ट पावरफुल ऑफ द गुप्ता रूलर, यानी कि गुप्त शासकों में सबसे ज्यादा पावरफुल था कौन? समुद्रगुप्त। गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त सबसे ज्यादा पावरफुल था। और समुद्रगुप्त के पास में सेना भी बहुत बड़ी थी और ये परिपूर्ण था, नेवी भी थी इसके पास में, नेवी। और अगर बात हम करें समुद्रगुप्त की, तो भारत में सबसे महान शासकों में नाम आता है समुद्रगुप्त का, सबसे बहादुर, क्योंकि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के शायद ही कोई राजा ऐसे थे जो इसने नहीं हराए थे। बहुत बहादुर था, इसकी बहादुरी से खुश होकर भारत के लोगों ने इसको भारत का नेपोलियन कहा, कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और वर्ल्ड का नेपोलियन आप जानते हो, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने। तो ये आपकी हेडिंग कंप्लीट होगी। नीचे मैंने कुछ मीनिंग दे रखे, इन वर्ड्स को आप ध्यान रखें। डाइट्स का मतलब होता है देवी देवता, ठीक है, कोलोजल का मतलब होता है प्रचंड, और स्टेट्यूज का मतलब होता है मूर्तियां, और श्राइन्स का मतलब होता है धार्मिक स्थल। ये वो वर्ड है जो आपके इन नोट्स में यूज हुए, ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आपके यूज हुए, ठीक है। ये आपकी पेड क्लासेस है, आपकी पेड क्लासेस है, हम लोग इसको शेयर करने के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगे, ठीक है। जिस बच्चे ने पेड कर रखा है वो इसमें जो है इन्वॉल्व होगा, ठीक है दोस्तों। बाकी कल मिलते हैं, ठीक है, आज चेंजिंग कंट्री साइड वाली हेडिंग में, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।